नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। संविधान पर रण, जी हाँ, संविधान पर रण आपने लोकसभा चुनाव में ज्यादा सुना होगा। संविधान बदल देंगे, 400 आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। वो कहते थे ये संविधान बदल देंगे, इनको वोट मत दीजिए। लेकिन फिर से आज संविधान को लेकर रण देखने को मिला। लोकसभा में आज संविधान पर चर्चा हुई और सत्ता पक्ष की ओर से राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर संविधान निर्माण के क्रेडिट लेने का आरोप मढ़ा। साथ ही इमरजेंसी काल का जिक्र किया और कांग्रेस पर संविधान को कुचलने का आरोप लगाया। चर्चा में विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। अपने पहले स्पीच में, जी हाँ, वो सांसद बनी है पहली बार, तो पहला स्पीच उनका लोकसभा में हुआ तो प्रियंका गांधी ने केंद्र और यूपी की सरकार पर हमला बोला। संभल हिंसा, हाथरस केस, उन्नाव और आगरा के सहारे बीजेपी को घेरा। प्रियंका गांधी के भाषण के केंद्र में उत्तर प्रदेश रहा। ये खास बात रही कि उन्होंने यूपी को ही टारगेट किया। प्रियंका के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हुए। अखिलेश ने मस्जिदों के सर्वे का मामला उठाया और कहा कि देश में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश ने उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। तो आज संविधान के रण पर चर्चा होगी और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि संभल, हाथरस, उन्नाव के जिक्र का मकसद क्या है। खासकर यूपी को एजेंडा बनाने का विपक्ष का क्या मकसद है, क्या संविधान पर क्रेडिट लेने की होड़ हो रही है, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। हम तो यूपी के, हमको पता है संभल में क्या हुआ, बाकी घटनाओं में क्या, पास्ट में क्या होता रहा। तो हमको तो कांग्रेस की राजकारण का भी पता है, सब पता है और जनता को भी पता है। अगर भाजपा के मत के नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं तो प्रताड़ना के हकदार हैं, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। इस देश के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि ये देश एक है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हिटलर ने भी तो जनता द्वारा चुने जाने के बाद संविधान में संशोधन करके तानाशाही कायम कर दी थी। हमारी सरकार भी उसी के समांतर चलने का प्रयास कर रही है कि नौजवानों को, देश को याद रहे, संविधान केवल पॉकेट में संविधान लेने का चीज नहीं है। तो आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा हो रही है, हमारे आज के सवाल है प्रियंका की पहली स्पीच एजेंडे में यूपी क्यों। आपने देखा होगा प्रियंका गांधी ने सिर्फ यूपी के अलावा किसी और घटना का जिक्र नहीं किया। संविधान की चर्चा में सिर्फ यूपी का जिक्र क्यों है? क्या संविधान खतरे में सिर्फ यूपी में ही है? खतरे में संविधान या फिर सियासी घमासान है? ये सपा के निशाने पर चुनावी प्रक्रिया क्यों? तो तमाम इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा होगी और हमारे साथ तमाम मेहमान रहेंगे जिनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार संविधान का रण फिर से क्यों शुरू हो गया। लोकसभा में तो देखिए संविधान को लेकर खूब बवाल हुआ था, विपक्ष ने भी हमला बोला, सत्ता पक्ष की तरफ से भी हमला किए गए। तो लेकिन अब लोकसभा में भी, संसद में पहला भाषण संविधान पर रण हुआ। तो हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय करा दूं जल्दी। प्रशांत उमराव रहेंगे बीजेपी की तरफ से, हमारे साथ प्रियंका गुप्ता रहेंगी, प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तारिक खान रहेंगे, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अंकुर सक्सेना, प्रवक्ता आरएलडी के, हमारे साथ हैं। संदीप श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ेंगे।
तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, प्रशांत साहब जुड़ गए, तारिक साहब जुड़ गए। तारिक साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा सर। तारिक साहब, ठीक है कि संविधान पर चर्चा हुई और संविधान पर विपक्ष ने ठीक तरीके से गिरा, लेकिन सवाल यह है तारिक साहब, विपक्ष चाहे प्रियंका गांधी की बात करे, चलिए आप तो ठीक है, आप तो यूपी आपके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या संविधान जो खतरे में है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी में ही है? जो प्रियंका गांधी ने यूपी का ही जिक्र किया, सिर्फ यूपी की घटनाओं का उदाहरण दिया, उन्हें ना पश्चिम बंगाल दिखा, ना केरल दिखा, ना कर्नाटक दिखा, ना हिमाचल। नहीं, बिल्कुल, अगर कहीं संविधान का हनन हो रहा है तो पूरे देश की बात होनी चाहिए और सभी को एक साथ मिलाकर देखना चाहिए कि अगर वो संविधान की रक्षा की बात हो रही है या उसके पालन करने की बात हो रही है, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि यह जरूरी होगा कि संविधान वो लोगों के हाथ में रहे जो उसका सही से पालन करवाएं, और वो नहीं हो रहा है तो उस पर सवाल उठाया जाता है। और हमने भी प्रदेश में इस बात का सवाल उठाया कि प्रदेश में इस तरीके की समस्या हो रही है कि लोगों को वोट देने से रोका जाता है। अखिलेश जी ने तमाम बातें की हैं, देखिए सीमा की बात की उन्होंने गरीब अमीर के जो हमारी प्रस्तावना में है कि हम न्याय करेंगे, जो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, उसकी लड़ाई में हम पिछड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हम आज भी कितने % लोगों को अनाज पे आश्रित हैं, सरकारी अनाज पे, तो इसलिए उन्होंने इन बातों का जिक्र किया कि हमें इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी दरअसल पीछे चलती है, ये 75 के रजीम में और इमरजेंसी के रजीम में से ये बाहर नहीं आना चाहते। देखिए, पुराना इतिहास को गिनाकर आप अपने काले सच को छुपा नहीं सकते। अगर पहले गलत हुआ था तो आप भी गलत करेंगे, उसको बताकर कि हाँ वो गलत हुआ था, हमें अधिकार मिलता है कि हम भी गलत करेंगे। तो 24 घंटा आप देख लीजिए, इनके वक्तव्य में एक भी भविष्य की बात नहीं। नेहरू, 75, इमरजेंसी, इतने अमेंडमेंट्स, ठीक है सब कुछ हुआ था, वो गलत था, इस बात को स्वीकार किया जाता है, उसको जस्टिफाई कराकर आप लगातार अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बनाकर संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे, उसमें चेंजेस ऐसे लेके आएंगे या उसका सही तरीके से पालन नहीं करेंगे, प्रस्तावना का पालन नहीं करेंगे, तो विपक्ष सवाल उठाए। बिल्कुल, विपक्ष सवाल। प्रशांत उमराव, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप देखिए विपक्ष ने आपको घेरा संसद के अंदर संविधान को लेकर, लेकिन प्रशांत उमराव, क्योंकि अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया कि आप रोजगार नहीं दे रहे, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मस्जिदों की खुदाई कर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, माहौल खराब किया जा रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, चुनाव प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ये वही लोग हैं, उसी चुनाव प्रक्रिया से जीत करके आए हैं, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद और कांग्रेस पार्टी के 99 सांसद। अभी रिसेंटली प्रियंका वाड्रा जी भी उसी चुनावी प्रक्रिया से भारी अंतर से 4 लाख से अधिक वोटों से वायनाड सीट से जीत करके आई हैं। तो संविधान का माहौल कौन उड़ा रहा है? ये लोग उड़ा रहे हैं। संविधान को ना ही ये लोग पढ़ते हैं, ना इसको चिंतन मनन करते हैं, खाली जेब में लेकर के घूमते। जेब में लेकर के घूमने से थोड़ा संविधान का पालन हो जाएगा। संविधान को उसको पढ़ना पड़ता है, संवैधानिक संस्थाओं का उनको मानना भी पड़ता है। जब चीजें इनके फेवर में होती है तो सारे सब संविधान ही अच्छा है, कोर्ट भी अच्छा है। अगर जो इस पे बॉन्ड पे निर्णय आएगा तो चीफ जस्टिस बहुत अच्छे हैं, कोई निर्णय अगर इनके पक्ष में नहीं आएगा तो चीफ जस्टिस खराब हो जाएंगे, इनके लिए उपराष्ट्रपति खराब हो जाएंगे, अगर इनको कोई इनकी गलत बात को अगर वो काउंटर कर देंगे राष्ट्रपति खराब हो जाएंगे, और चुनाव आयोग भी खराब हो जाता है। जम्मू कश्मीर और झारखंड में जीतेंगे तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र और हरियाणा में हार जाएंगे तो चुनाव आयोग खराब हो जाएगा। तो इस सेलेक्टिव इनके लिए लोकतंत्र संविधान अच्छा है, सिलेक्टिवली खराब है। तो संविधान का मतलब कि आप संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान भी करें, उनको अपमान ना करें। उपराष्ट्रपति को देखिए, पहली बार इस तरह देश में हो रहा है कि इस तरीके से उपराष्ट्रपति, और जो एक किसान के बेटे हैं, गरीब परिवार से आए हैं और अपने दम पे उन्होंने सेल्फ मेड व्यक्ति हैं, उनको इस तरह का अपमानित करने का काम करते हैं, सदन के अंदर उनकी मिमिक्री करते हैं, इनके विपक्ष के नेता तारिक साहब, आप अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान आप लोग कर रहे हैं कि उन्होंने उदाहरण भी दिए, जिस राज्य में आप जीत जाते तो वहां कोई आप सवाल नहीं उठाते, और अब यूपी के अंदर ही देखिए कितनी लोकसभा सीटें आपको मिली, तब आपने नहीं उठाया संविधान पर सवाल। हमने सवाल प्रक्रिया पे उठाया, अगर लोगों को वोट डालने से, और क्यों सस्पेंड किए गए 7 लोग अचानक से, उसकी कोई रीजन नहीं था, 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए ना। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग ने माना कि गड़बड़ी हो रही थी। जो लोग चुनाव को कंट्रोल करते हैं, प्रक्रिया, ईवीएम, बार बार कहा जाता है ईवीएम नहीं,
वो जो प्रशासन के लोग हैं आप उनसे कंट्रोल करके गड़बड़ी करा रहे हैं। और चुनाव आयुक्त ने, अगर चुनाव आयोग ने 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया था, कोई गलती रही होगी, या चेस खेल रहे थे चुनाव आयुक्त, अचानक से गुस्सा आया और उन्होंने सस्पेंड कर दिया। उनको कौन निर्देशित कर रहा था कि लोगों को लाठियों से मारो, बंदूक दिखाओ, वोट न डालने दो? लोकतंत्र तभी तो मजबूत होगा जब डेमोक्रेसी मजबूत होगी, जब लोगों को वोट डालने का अधिकार जो बराबर कर दिया गया सबको। अरे सर, वोट नहीं डालते तो फिर आपके इतने सांसद नहीं जीतते ना सर। क्या उपचुनाव में भी आपको मिली ना सीटें, तो मिली ना सर, 2 सीटें तो मिली ना आपको। आपने उस खबर को कवर नहीं किया था जब बाई इलेक्शन में 7 लोगों को, हम उस चुनाव की बात नहीं कर रहे, चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया था, क्या वजह थी उसकी? अचानक मूड खराब हो गया था। चलिए मैं लौट प्रियंका गुप्ता जुड़ गए। प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गांधी ने आज सबसे ज्यादा अपने एजेंडे में यूपी को टॉप पे रखा। मैम, संविधान सिर्फ यूपी में खतरे में है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हिमाचल, केरल, इन राज्यों में कुछ ऐसी कोई घटना ही नहीं हो रही है? वहां संविधान ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आज संसद पर जिन लोगों ने हमला किया और हमारे वीर जवान शहीद हुए, मैं उनको नमन करती हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। रही बात आज के संसद के भाषण में, जिसमें आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी की हकीकत, चाल चरित्र, चेहरा देश के सामने रख दिया। उन्होंने उन्नाव की बेटी का जिक्र किया, उन्होंने संभल का जिक्र किया, उन्होंने जो है ये कहा कि संविधान ही एक ऐसी जो है ना एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोगों को न्याय की उम्मीद रहती है। और आप बताइए, अगर वो ये बात कह रही है तो क्या गलत कह रही है? संविधान किसने जो है बनाया? संविधान की सबसे पहले मांग की गई थी 1934 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना प्रियंका जी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। वो तो बताइए ना कि सिर्फ यूपी में ही संविधान खतरे में है, क्या बाकी राज्यों में कोई घटना नहीं हुई? पश्चिम बंगाल में क्या हाल हुआ, आपने वो नहीं देखा? मैं बस यही जानना चाह रहा हूं, उस राज्य में और इस राज्य में क्या फर्क है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत मुद्दे उठाए, नहीं उठाने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि बाकी राज्यों में क्या संविधान खतरे में नहीं है, कोई घटना नहीं हुई? मैं बस ये जानना चाह रहा था। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि हमारी 400 सीटें आ जाएंगी, उसके बाद हम संविधान बदल देंगे, क्या कोई कार्यवाही की गई उन पर? जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे जो है प्रेस की स्वतंत्रता हो, इन सारी चीजों को अगर देखते हुए आपको लगता है कि इस देश में क्या वो निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है? अगर कर रही है तो आप बता दीजिए मुझे कर रही। और रही बात स्टेट में, अगर स्टेट में क्राइम होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? उस स्टेट के जो इलेक्टेड जो सीएम होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुद्दा उन्होंने उठाया जहां पर वो खुद स्वयं जाकर मिलकर वहां से आई, तो उसमें क्या ऐतराज है आप लोगों को? और ऐसा नहीं है कि वो कहीं के मुद्दे उठाते नहीं, जहां जहां न्याय नहीं मिलेगा वहां न्याय की बात के लिए। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने महिलाओं की बात अगर संसद में उठाई तो उससे पहले सड़क पर भी उठाई। उन्होंने बोला कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ का नारा भी दिया और महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की 40%। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी बातें करती है कि हम जो है नारी अधिनियम लेकर आएंगे, आज से 10 साल बाद लेके आएंगे। 10 साल तक क्या वो महिलाएं इंतजार करती रहेंगी? आप बताइए, क्या उन्होंने जो मुद्दे उठाए, चाहे वो हिमाचल का मुद्दा, क्या उन्होंने हिमाचल का मुद्दा नहीं उठाया? हिमाचल में तो हमारी खुद की सरकार है, फिर भी उन्होंने सेब का मुद्दा उठाया। तो मैं समझती हूँ कि उनका जो पूरी तरीके से जो पूरी स्पीच, अंकुर सक्सेना, आज प्रियंका गांधी ने और आपने सुना, अखिलेश यादव जी को भी सुना, दोनों नेताओं ने आज खासकर निशाने पर लिया। सबसे बड़ी बात है कि निशाने पर पूरा यूपी रहा, यूपी के मुद्दे रहे। कैसे देखते हैं सर ये? देखिए जेपी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका जी हो या माननीय राहुल गांधी जी, सब लोग एक रास्ते से भटक चुके हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं विकास की, हम लोग बात कर रहे हैं कार्यों को लेकर, और ये केवल और केवल तथ्यों से परे हटकर अराजकतापूर्ण बातों को भी पार्लियामेंट में स्थान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सड़क पर भी सड़क पर जो बातें, या जो क्या अभी आपने देखा होगा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी बोले हमें संभल नहीं जाने दिया गया। आप बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है आज की डेट में कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले देश में किसी पार्लियामेंट्री मेंबर को अगर वो कहीं पे जाना चाहे तो उसको रोका जा सकेगा? आप कहते हो, एक तरफ आप एनडीए गठबंधन बीजेपी पर निशाना चाहते हो कि ये लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं करने दे रहे हैं, तो अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं करने दे रहे हैं तो क्या एज अ पार्लियामेंट्री मेंबर आपने कोई लेटर इशू किया था संबंधित जिले के जिलाधिकारी को या पुलिस एसपी को कि मैं इस जगह पर आना चाहता हूं और किसी परिवार विशेष से मिलना चाहता हूं? नहीं, केवल चीप पब्लिसिटी स्टंट के नाते आप लोग कोई कार्य करते हो, और जब उस कार्य से समाज में लोक प्रशांति भंग ना हो, उस कार्य को रोका जाता है, तो आप लोग
केवल शोर मचाने का कार्य करते हैं। आपको याद होगा जब हम लोग विपक्ष में थे तो माननीय जयंत चौधरी जी टिकनिया कांड के पीड़ितों से मिलने के लिए रास्ता बदल के ट्रकों के माध्यम से रास्ते पर चढ़ के ट्रकों के माध्यम से वो कहीं ना कहीं लखीमपुर टिकनिया गए थे। तो इस तरीके से अगर जो लोक नेता होता है, जो जन नेता होता है, वो कहीं ना कहीं अगर किसी व्यक्ति विशेष से उसको मिलना है, किसी परिवार के साथ उसको वास्तव में सहानुभूति और दिखावटी सहानुभूति नहीं है, तो वो अपने रास्ते स्वयं बना लेता है। चाहे प्रियंका जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, आज की डेट में उनको ये पता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव परिणाम आए हैं, चाहे वो नेतृत्व के, देखिए प्रियंका जी मैंने बीच में नहीं बोला था, तो उम्मीद करता हूँ आप भी वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं तो बात तो सुनेंगे। आपके लिए बोलने के लिए है क्या? आपके नेता ने खुद लाठी खाई, आप जब आपका तो हमारे नेता ने लाठी खाई, हमारे नेता ने लाठी खाई। हमारा नेता जन नेता है, जन नेता के पास मौका रहता है जनता के बीच जाने का। हमारे नेता में लाठी खाने की क्षमता थी, हमारे नेता में। आपके नेता तो लाठी खाने से डरते, आपके नेता, आपका नेता, आप बताइए राहुल गांधी की लाठी खाने से नहीं डरते क्या? माननीय अखिलेश यादव लाठी खाने से नहीं डरते? किस जन आंदोलन में इन पे लाठी पड़ी? क्या केवल अपने बैकग्राउंड के आधार पे आप राजनीति करेंगे? प्रियंका जी आप बताइए, क्या बैकग्राउंड के आधार पे आप राजनीति करेंगे? हमारा नेता जन नेता, उसने लाठी खाई, सहज स्वीकार है। हम आसमानी चैनल पे सहज स्वीकार करते हैं। एक नेता के लिए जब उसके ऊपर लाठी पड़ती है तो वो जनता की आवाज बनता है। जयंत चौधरी जनता की आवाज है, राहुल गांधी की जनता की आवाज कहाँ बनता है? वो तो बैकग्राउंड के आधार पे आज केवल चल रहे हैं। अच्छा कांग्रेस, मैं लौटा प्रियंका जी, लौटूंगा अंकुर जी मैं लौटा हूँ। संदीप श्रीवास्तव, ठीक है हो गए, ठीक है। संदीप श्रीवास्तव कैसे देखते हैं आज प्रियंका गांधी का भाषण और आपने देखा अखिलेश यादव का भाषण? दोनों का देखिए भाषण, प्रियंका जी का पहला भाषण था, ठीक है। और चूंकि यूपी की राजनीति जो है, अगर केंद्र की किसी को भी राजनीति करनी है तो यूपी उसके दिमाग में हमेशा रहेगा, क्योंकि बिना यूपी के आप केंद्र की राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो प्रियंका गांधी का फोकस एकदम स्पेसिफाइड था कि वो यूपी को अपने एजेंडे में रखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से वहाँ पे कांग्रेस मजबूत हुई है, आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, आगे होने वाले हैं, उन विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस उसी तरह का परफॉर्मेंस करे। लेकिन अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी का देखिए एजेंडा एकदम क्लियर है। वो टारगेटेड है कि उनको किसको अपनी तरफ लाना है और किसको उनको विरोध की तरफ ले जाना है। जातिगत जनगणना की बात की जाए, संभल की बात की जाए, लेकिन ये बहराइच और उन जगहों की बात नहीं करते जहाँ पे किसी एक निहत्थे व्यक्ति को गोली मार दी गई, उसकी बात नहीं करते हैं ये, ठीक है। इनको जहाँ अपना टारगेट ऑडियंस, टारगेट वोट समझ में आता है, वो सिर्फ उसी की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी का ये चरित्र है। ये पहली बार ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं या संभल की बात कर रहे हैं या मुजफ्फरनगर की घटना की बात नहीं की जाती है या उन तथ्यों की बात नहीं की जाती है। लेकिन अगर देखिए आपको विपक्ष में रहना है तो कुछ ऐसे मुद्दे आपके पास होने चाहिए जिससे आप ये बता सकें कि आप उस राज्य, चूंकि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वो विपक्ष के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं अखिलेश यादव, तो मुझे लगता है कि शायद अखिलेश यादव का टारगेट सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पे है। उत्तर प्रदेश को अगर वो साध लेते हैं विधानसभा के चुनाव में, जो कि 27 में होना है, अगर वहां पे वो अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं और प्रियंका गांधी पहली बार उनका ये भाषण था, लेकिन आपसे जवाब लेता हूं। देखिए अखिलेश यादव भी तो एक विशेष वर्ग की बात कर रहे हैं ना सर, संसद में भी वो उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने तो नहीं बात कही बहराइच में ये हुआ, बहराइच में एक लड़के की मार दिया गया, वो सिर्फ एक विशेष वर्ग की, देखिए उनकी मस्जिदों को छेड़ा जा रहा है। आपने लिखित में दे दिया होता ये मुद्दा भी उठवा देते, लेकिन उन्होंने क्या बात की तो मुझसे पूछ रहे थे सर, मैं बना देता उनकी स्क्रिप्ट। नहीं आप बता रहे मुझे, मैं भेज देता। जी टीवी पे लिख के पूछ लूंगा, मगर मैं बता रहा हूं उन्होंने कहा क्या। मुझे गलती हो गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीमा की बात की, उन्होंने पीडीए की बात की, उन्होंने प्रस्तावना की आत्मा की बात की कि उसमें बराबरी की बात की गई है, उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। इस तरीके के देश के तमाम अहम मुद्दों पर उन्होंने और यह भी कहा कि हम मुद्दे भटकाने के लिए मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं और काम हम लोगों को कुछ और। ऐसी उन्होंने देश के जो मुद्दे हैं, क्यों हम 80 करोड़ लोगों को अभी भी राशन दे रहे हैं, ये सारी बातें उन्होंने कही। उसमें से ढूंढ के कहा जाए सीमा के ऊपर जो हो रहा है, चाइना कब्जा कर रहा है, उसके ऊपर तमाम बातें उन्होंने की नहीं की। उन्होंने कहा हो सकता है मानसरोवर कल ना जाने दिया जाए, हमको नहीं दिया जाए, नहीं आपको अधिकार है, 3-4 साल से यात्रा बंद है, क्यों नहीं आवाज उठाई जाती उसके लिए?
नहीं उठाई जाती ना। क्यों? क्योंकि पोलराइज करके तो यहाँ वोट मिल ही रहा है। वो अभी कोई कह रहा था कि कोई जा नहीं रहा है संभल, जाना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल और बहराइच उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी को उन्हीं के घर पे रोक लिया गया। राहुल गांधी साहब, प्रियंका गांधी साहब गए थे, उनको बॉर्डर पे रोक लिया गया। तो जाना चाहते हैं, लोगों को जाने नहीं दिया गया। ये बात पूरी दुनिया को पता है कि जाना चाहते हैं। प्रशांत साहब देखिए, प्रशांत साहब सवाल तो उठेंगे ही ना। संभल में क्या हुआ, आप एक डेलीगेशन को नहीं जाने देते हैं। आपने देखा कि अब हाथरस वो गए, आप सोचिए कि आपकी सरकार ने जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए, तो भाई संसद में तो उठाएंगे ना। जब उनको कोई चिट्ठी लिखेगा तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे और यूपी एजेंडा में रहेगा। अगर खामियां हैं, अगर उन्नाव की बात आएगी, चाहे यहाँ की मुद्दा आएगा, हाथरस का आएगा, संभल का आएगा, तो जवाबदेही तो बनेगी ना सरकार की। नहीं, बिल्कुल जवाबदेही बनेगी। संभल में जाने पर कोई रोक नहीं। 10 दिसंबर तक रोक थी क्योंकि धारा 144 लगी हुई थी। और जहां तक हाथरस की बात है, हाथरस में कोर्ट का निर्णय आ चुका है। हाथरस की घटना में कोई रेप नहीं हुआ था। 3 लड़के ऑलरेडी बरी हो चुके हैं। एक लड़के को खाली गैर इरादतन हत्या में सजा हुई है, क्योंकि उस लड़की की जो है ऑनर किलिंग हुई। उस लड़के का भी कोई रोल नहीं है। हाई कोर्ट से निर्णय हो जाएगा। तो जिन 3 लड़कों का बाद में दबाव में नाम डाला गया था, वो जो 3-4 साल जेल में रहे, उनका जीवन खराब हुआ, तो उनसे भी मिला जाना चाहिए। न्याय तो देखिए पक्षी नहीं होना चाहिए, दोनों पक्ष का होना चाहिए। इनको फर्जी मुकदमे में फंसाया गया, इस तरह की बात नहीं होती। कहीं कोई विक्टिम वाली बात नहीं, ऑनर किलिंग का मामला था। और रही बात प्रियंका गांधी की बातों में, कथनी और करनी में अंतर है। इनके सहयोगी हैं जो संदीप सिंह, उन पर रेप के चार्जेज हैं। अर्चना गौतम हस्तिनापुर से कांग्रेस की प्रत्याशी थी 2022 के चुनाव में, उन्होंने संदीप सिंह पर आरोप लगाए। वो प्रियंका वाड्रा जी से मिलने का समय मांगना चाह रही थी, कुछ 3-4 महीने पहले की बात है। कांग्रेस जनपद में भी आई, कार्यालय में भी आई थी, उनके साथ मारपीट की गई। तो उनके साथ भी तो न्याय होना चाहिए ना। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। इस तरह थोड़ा होता है कि आप अपनी पार्टी बोलूंगा फिर महिला कार्ड प्रियंका बीच मत बोलो। जेपी जी तरह मत ये नहीं कुछ बोलूंगा फिर महिला कार्ड के लिए। अरे सर, वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। मानहानि का केस कहने के लिए मेरे थाने में। अरे अपने टारगेट बोल देना। अरे कल लेना जो करना भाई, मुंह काला कर लेना, अपना जो कराना मुंह काला करवा लेना जाके। बीच मत बोल, मुंह काला बदतमीजी मत कर। कल मुहिम बदतमीजी मत कर। नहीं प्रशांत जी प्लीज, ये ऐसी भाषा प्लीज। प्रशांत जी नहीं, ये गलत बात है, आपकी भाषा गलत है सर। देखिए महिला कार्ड ये नहीं, ये आप भाषा का स्तर गिरा दिया ना प्रशांत जी। यही चाल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। बलात्कारी भरे हुए हैं, उनको बचाने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। चाहे वो भी IIT BHU की छात्रा हो, उसके साथ जिन लोगों ने रेप किया वो भी बाहर घूम रहे हैं। चाहे गुजरात में मुकेश भानू के रेपिस्ट हो, वो भी बाहर घूम रहे थे। तुम्हारी पार्टी का रेप होता है, तुम्हारी पार्टी की नेता सुनील रोजवेल कहती है कि कास्टिंग काउच होता है, और इसका शारदा राठौर कहती है कि चमड़ी दमड़ी टिकट मिलता है। कांग्रेस पार्टी की यही कल्चर महिलाओं का, जो लड़कियों कर सकती हो। किसे तुम्हारी पार्टी से महिलाएं छोड़ करके भागी? अर्चना गौतम क्यों नहीं दिलवा देते? संदीप सिंह का नाम लेने की तुम्हारी औकात नहीं है। प्रियंका गुप्ता तेरी औकात नहीं, संदीप सिंह का नाम ले ले, जो महिलाओं का बलात्कार करता है, जिससे रेप का चार्ज दर्ज है। हमारी हैसियत यही है। यहाँ चले प्लीज, अब ये औकात छोड़िए, रुक जाइए, अब छोड़िए। प्रियंका जी थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप भी भाषा का स्तर ना गिराए और आप भी ना गिराए। देखिए एक टीवी चैनल है और टीवी पर देखिए हमें कम से कम यूपी की 25 करोड़ की आबादी में कम से कम 1 करोड़ तो व्यूअर हमें देख रहा होगा ना बैठ के। का नाम लिया जाए वो बोले, मैं किसी चीज को नहीं बोलता हूं। अरे हम तो मैडम खंडन कर रहे हैं ना उनकी भाषा को, हमको भी अच्छी नहीं लग रही प्रशांत जी, हमने तो रोका है। बीच से बोलोगे नहीं बोलने दूंगा। हाँ बोल बीच से, तू हर डिबेट में बदतमीजी करती है, हर डिबेट में बदतमीजी करती है। अरे मैडम जी मैंने कितनी बार बोला, उनको बोला है ना मैंने, टोका आप मुझ पे ही आरोप लगा रही। कांग्रेस पार्टी में चमड़ी और चले ठीक है संदीप जी अब ठीक है, आप हटाइए भाई दोनों को, अभी स्क्रीन से हटाइए। संदीप श्रीवास्तव जी, मैं ये इस तरह की भाषा का स्तर नहीं होना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। संदीप साहब ये हाँ थोड़ी सी भाषा जी चली गई, भाषा का सम्मान तो रखना चाहिए इस तरह से। जी जी संदीप जी ये मायने क्या है? ये सिर्फ लड़ाई सिर्फ अभी देखिए अभी चुनाव नहीं है, लेकिन ये है कहीं ना कहीं वोट बैंक की, पिछड़े और दलित वोट बैंक की लड़ाई है, क्योंकि अंबेडकर जी ने ये संविधान लिखा और ये लड़ाई कहीं ना कहीं वोट बैंक की है। जी
जी, वो तो मैं पहले ही आपसे कह रहा था कि ये पूरा मामला जो है यूपी को कंसंट्रेट करके अखिलेश यादव या प्रियंका जी सिर्फ इसलिए कहना चाह रही हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा एक सेक्टर है जहां पे आप अगर अच्छा काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको एक तरीके से, अगर आप अच्छा करके जाते हैं तो रिजल्ट आपको विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उन दोनों में आपको एक तरीके से एक बढ़त की ओर ले जाता है। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर अखिलेश यादव ये टारगेट कर रहे हैं तो वो उनका एकदम स्पष्ट मत है कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके अपने वोट बैंक को और मजबूत स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनकी उस कम्युनिटी में, और पीडीए की जो बात उनके तारिक साहब कह रहे थे, तो पीडीए में दलित क्या उनके साथ चला गया है ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव में आप इसका आकलन कर सकते हैं कि क्या दलित बीजेपी के साथ जाने को तैयार था या समाजवादी पार्टी के साथ जाने को तैयार था। तो मुझे लगता है कि ये एनालिसिस करने का हम लोगों को समय मिल सकता है, इस पर हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है उससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से वो उभर के आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव और प्रियंका की रणनीति मुझे लगता है यूपी को खासकर टारगेट करते हुए, क्योंकि संविधान की जो आप अवहेलना की बात कर रहे हैं वो तेलंगाना में नहीं हुआ। दिवाली के आपने आसपास देखा, दशहरे के आसपास आपने देखा कि धारा 163 लगा दी जाती है वहां पे। तो बहुत सारे ऐसे राज्यों में एक संविधान या कानून का उल्लंघन होता है जो गैर भाजपा शासित राज्य है, जहां पे आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करेगा। भाजपा उत्तर प्रदेश में अगर अच्छा काम नहीं कर रही होती, संविधान को साथ लेके नहीं चल रही होती, तो वहां रिपीट क्यों होती? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा देखिए, तारिक साहब एक बात कह रहे थे, रिपीटेशन क्यों होता है बार बार? अंकुर साहब, तारिक साहब ने एक बात कही और देखिए ये आज सदन में भी प्रियंका गांधी ने कहा, कब तक आप चाचा नेहरू को कोसते रहेंगे और कब तक आप पुरानी सरकारों को कोसते रहेंगे? भाई अब आप हैं, हुकूमत आप कर रहे हैं, 33 बार आपको जनता ने चुन दिया, तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना अंकुर साहब। देखिए जेपी जी, मैं अपनी बात को रखने से पहले आपके सम्मानित चैनल पर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लोगों को, सब लोग मीडिया पैनलिस्ट हैं, सब लोग अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाषाई मर्यादाओं का और मानवीय गरिमा और महिला सम्मान का ख्याल हम सबको रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की भाषा शैली बड़ी दुखद रही, हम सबके लिए दुखद रही, और इसका हम लोगों को खंडन भी करना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपने प्रश्न पूछा, देखिए हम लोग अपने कार्यों के आधार पर बढ़ रहे हैं। जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और उस लोकसभा चुनाव के आधार पे एनडीए को पुनः सत्ता की जो प्राप्ति हुई, तो अगर हम लोगों ने काम नहीं किया है तो आम जनमानस ने हमको अवसर क्यों दिया? समाजवादी पार्टी जो शोर, तो वही बात है ना अंकुर साहब, अपने आप काम गिनाइए ना। कब तक इमरजेंसी, कब तक नेहरू, कब तक इंदिरा गांधी, कब तक राजीव गांधी ने ये कहा? जेपी जी, जब हम नहीं किसी का काम या नाम गिना रहे हैं, हम तो अपने कार्यों के आधार पे, हम तो अपनी आयुष्मान योजना के आधार पे जा रहे हैं, हम लोग तो जनता के साथ किए गए संवादों के आधार पे जा रहे हैं, हम लोग जनता के साथ मन की बात कर रहे हैं, हम लोग जनता के साथ में प्रत्येक जनता के जो कल्याणात्मक कार्य, प्रत्येक व्यक्ति को घर देना चाह रहे हैं, हम लोग किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हम अपने कामों की बात करते हैं। लेकिन जब हम अपने काम की बात करते हैं तो आप अपने जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता है उस समय की बातों को लेकर चले जाते हैं और आप कहते हैं कि नेहरू जी ने ये किया, गांधी जी ने ये किया। हम उनका भी सम्मान करते हैं, अगर हम नहीं सम्मान करते तो हम गांधी जयंती क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम उनका सम्मान नहीं करते तो नेहरू जी के 14 नवंबर को हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम लोगों के लिए सर्वधर्म समभाव की बात आती है। जहां तक समाजवादी पार्टी की आप बात करते हैं तो देखिए ये इन लोगों ने एक नैरेटिव गढ़ा था लोकसभा चुनाव में, पीडीए और इंडिया, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के नाम का। आप देखिए उपचुनाव में वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया और पीडीए जो होता है वो उनकी जो परिभाषा है वो सर्व समाज की परिभाषा ही नहीं है। थोड़े समय के लिए आम जनमानस के बीच में कहीं ना कहीं एक भ्रांति व्याप्त हुई थी, उस भ्रांति को बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के आम जनमानस ने दिखा दिया कि पीडीए नाम की कोई भी चीज उत्तर प्रदेश में स्वीकार नहीं है। यहाँ पर अगर स्वीकार है तो वो एनडीए का चेहरा स्वीकार है, माननीय मोदी जी का चेहरा स्वीकार है, योगी जी का चेहरा स्वीकार है, एनडीए के घटक दलों की सब स्वीकारता है। तो इस आधार पर आप देख रहे हैं हम सिर्फ अपने काम के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहीं ना कहीं भ्रांति फैलाने के आधार पर समाज का केवल समाज से अपने लिए कुछ कह लीजिए स्वीकारता की प्रत्याशा में कार्य कर रहे हैं। तारिक साहब जल्दी से एक रिएक्शन आपका, फिर बीजेपी का रुख करूंगा। अहंकार में, सत्ता के अहंकार में मोहन भागवत साहब की भी बात को ये लोग याद नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा विपक्ष नहीं है, प्रतिपक्ष, पक्ष का एक रूप है। अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था जिनेवा कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व करने के लिए, ये था रूप कुछ दिन पहले, आज तो दुश्मन हो गए। अच्छा चलिए भाई,
अगर यही मामला है कि वोट देकर ही पता चलता है कि जनता ने मैंडेट दिया, तो हमको तो यूपी में ज्यादा सीट जिताई, आपको एक तरीके से रिजेक्ट किया था। और एक बात, लास्ट बात 10 सेकंड में, कि अगर हमको एक बार जनता ने ज्यादा वोट दे दिया इधर 10-15 सालों में, तो आपने कहा हमने फेक नैरेटिव गढ़ा था, और आपके सारे नैरेटिव सही थे। 14 में आप सही थे, 17 में सही थे, 19 में सही थे, 22 में सही थे, 24 में सही थे, और इन सब के बीच में अगर हमको एक बार दे दिया जनता ने वोट, तो वो जनता प्रबुद्ध नहीं है। जब आपको वोट देती है वही जनता प्रबुद्ध थी। यही मैं कहता हूं मैं कि ये अलोकतांत्रिक, ठीक, अंकुर जी जल्दी से की इज्जत नहीं करता। देखिए तारिक जी जनता जनार्दन के लिए कह रहे हैं, जनता जनार्दन का निर्णय तो सर्व स्वीकार होता है। उसी जनता ने जब 2017 में इनको 47 सीट पे उत्तर प्रदेश विधानसभा में ला दिया था, तब ये उस जनता जनार्दन के फैसले का स्वागत क्यों नहीं कर रहे थे उपचुनाव में? इसी उपचुनाव में जब जनता ने इनको केवल 2 सीटें जिताई, वो भी नाम मात्र उससे, तो आप क्यों पुलिस प्रशासन और सरकार और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के ऊपर आरोप लगा रहे? वो भी तो जनता का फैसला है ना। अब आप चुनाव आयोग और प्रशासनिक कार्यप्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, ये दोहरे चरित्र को आम जनमानस पहचानता है। चलिए, संविधान का रण है और देखिए अभी संग्राम चल रहा है। मैं माफी चाहूंगा, मुझे यही प्रोग्राम खत्म करना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि मेहमान अपनी भाषा का, मर्यादा का जरूर ध्यान रखें, चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो। तो संसद में पहला भाषण और संविधान पर रण में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है अब तक की हेडलाइन पर नजर दौड़ाने।